तो आज का जो वीडियो है वो है बच्चों में डायरिया और ठंड लग जाना क्यों होता है और इससे आप अपने बच्चे को कैसे बचा सकते हैं। तो कई बार बच्चों को पैदाइश के महीने भर के अंदर ही ठंड लग जाती है या डायरिया भी हो सकता है, और अगर एहतियात ना किया जाए तो बच्चा मर भी सकता है। तो इस तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। तो पैदाइश के बाद न्यूबॉर्न को या बहुत छोटे बच्चे को ठंड लगने या निमोनिया की एक बहुत बड़ी वजह होती है बच्चे को खुले में नहलाना और पूरे कपड़े ना पहनाना, या बच्चा रात में अगर देर तक गीले में पड़ा रहे तो मतलब आप सो गए और आपने बच्चे को डायपर नहीं पहनाया है। बच्चे को फिर बच्चा जो है रात में 2-3 बार पेशाब करता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद ही बच्चे पेशाब करते हैं। अब आप सो गए, आपको पता ही नहीं है कि बच्चा पेशाब करके गीले में पड़ा हुआ है। और अगर आपने उसे डायपर नहीं पहनाया है, आजकल तो खैर ज़्यादातर लोग डायपर पहना देते हैं, लेकिन पहले ज़माने में लोग जो थे वो डायपर, आज से 10 साल पहले भी इतना ज़्यादा डायपर का रिवाज नहीं था। और बच्चों को, मैं उस वक्त इंडिया में ही थी, तो मैं ये देखती थी कि ज़्यादातर बच्चों को जो है मतलब 40 दिन के अंदर ही बच्चे एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में कि उन्हें ठंड लग रही है, निमोनिया हो रहा है। कई बार तो मशीन में भी बच्चों को रखना पड़ जाता है कि उनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी एक बड़ी वजह जो होती है ये भी होती है कि बच्चा को आपने डायपर नहीं पहनाया है और वो खुले में पड़ा रह गया है गीले में, तो उससे उसको ठंड लग जाती है। तो बच्चे को आपने डायपर नहीं पहनाया है और वो गीले में पड़ा रहा है, और तो उसको शुरू में तो ठंड लगेगी हल्की सी, और जब आप इस बात पर ध्यान नहीं दोगे और कुछ दिनों तक बच्चा इसी तरह से ठंड में गीले में पड़ा रहेगा रात में, तो फिर वही ठंड जो है वो निमोनिया में बदल जाती है, जिसमें बच्चे को की सांस चलने लगती है। तो इस तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। आप इस तरफ ध्यान दें कि बच्चे को ठंड ना लगने पाए। इसके लिए बच्चे को थोड़े गर्म एटमॉस्फेयर में रखें, मतलब एसी वगैरह ना चलाएं छोटे बच्चे के रूम में। उसके अलावा बच्चे को मौसम के लिहाज से पूरे कपड़े पहनाएं, जैसे गर्मी में कॉटन के कपड़े और ठंड में वूलन। मगर बहुत छोटे बच्चे को गर्मी में भी पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाएं, पजामा वगैरह के साथ। ख़ास तौर से पैदाइश के 6 महीने तक तो आपको रात में सोते टाइम बच्चे को डायपर पहनाना चाहिए। गर्मी में भी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप चाहें तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो फिर चाहें तो रात दिन में मत पहनाएं, मगर कोशिश करें कि रात में पहना दें, क्योंकि वो बच्चा वरना गीले में पड़ा रह जाता है, जिससे कि अगर आप सो भी जाते हैं गहरी नींद में तो बच्चा गीला ना रहने पाए। और पेशाब, ये भी ध्यान रखें कि 2 पेशाब ज़्यादा से ज़्यादा करे बच्चा, उसके बाद डायपर आप चेंज कर दें, वरना डायपर भी भर जाता है और वो लीक होने का डर रहता है। इसके अलावा बच्चे को, अगर आप गाय का, छोटा बच्चा है और उसे गाय का दूध देते हो तो उससे भी बच्चे को दस्त लग सकते हैं। तो छोटे बच्चे को लिए जो बेस्ट होता है वो माँ का दूध होता है, माँ का दूध दें उसे। और अगर मजबूरी है तो फिर फार्मूला या फिर बकरी का दूध जो होता है वो ठीक होता है, क्योंकि बकरी का दूध जो होता है वो A2 प्रोटीन होती है उसमें, और वो काफ़ी, मतलब ऐसा कहा जाता है कि माँ के दूध के लगभग लगभग बहुत, हालांकि देखो जो जानवर मतलब जो है स्पेशी, उसका दूध उसी के बच्चे के लिए होता है, जैसे गाय का गाय के बच्चे के लिए, इंसान का इंसान के बच्चे के लिए, बकरी का बकरी के बच्चे के लिए। वो कुदरत ने उसी तरह से बनाया होता है कि वो उस तरह उसमें वही न्यूट्रिशन होता है जो उस स्पेशी को चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए। लेकिन अगर अब मजबूरी ही आ गई है तो बेस्ट होता है बकरी या फिर भेड़ का दूध। और अगर ये भी नहीं है अवेलेबल तो फिर A2 मिल्क जो होता है, गाय अगर A2 मिल्क दे रही है तो फिर वो आप ले सकते हो।
और बकरी का दूध जो है वो माँ के काफ़ी सिमिलर ही माना जाता है। माँ इंसानों में बकरी का दूध बेस्ट होता है, तो वो मिल जाता है तो वो दे दीजिए। और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फार्मूला भी आप दे सकते हैं, उस पे भी बच्चे पलते ही हैं। हालांकि अच्छा ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन अब मजबूरी में क्या किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ मैं ये भी बताती चलती हूँ कि माँ के दूध कैसे ज़्यादा बने, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, नई माँ के दूध कैसे बने ज़्यादा। शायद यही उसका हो सकता है, मैं कुछ भूल रही हूँ, यही टॉपिक है उसका। तो उसमें मैंने बता रखा है कि आप क्या कर सकते हो जिससे माँ के खूब भरपूर दूध में बने। यहाँ मैं एक हिंट दे देती हूँ कि नई माँ के दूध ना बनने का एक बहुत बड़ी वजह होती है कि आपका इंसुलिन हाई है। तो अगर आपका इंसुलिन जो है कंट्रोल में रहता है तो फिर आपका दूध बहुत अच्छा बनता है। ये भी एक निशानी है कि आप जो हो प्री डायबिटिक हो, अगर आपका दूध सही से नहीं बन पा रहा है तो आप हेल्दी कीटो मार डाइट ले, तो फिर उसको दूध खूब अच्छा बनेगा, बाहर का दूध देने की बच्चे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप कोई सा भी दूध दे रहे हो, बकरी का, गाय का या कुछ भी, तो सीधा सीधा दूध मत दो, इस बात का ध्यान रखिए। चाहे वो बकरी का ही क्यों ना हो, पानी मिला के दो दूध में। या बकरी का दे रहे हो या गाय का, बकरी का बेस्ट है, मगर अगर गाय का भी दे रहे हो तो ये ध्यान रखो कि पानी मिला के दो। पहले ज़माने में लोग पानी, खूब सारे पानी में थोड़ा सा दूध मिला के ही बच्चों को देते थे, तो वो उनको डाइजेस्ट हो जाता था। तो बच्चे को आप इस तरह से दूध दें कि आधा पानी लें और आधा दूध लें। पानी में दूध मिला के फिर वो आप बच्चे को दे सकते हैं। और अगर बच्चे को फिर भी थोड़ी कुछ परेशानी हो रही है तो फिर बेस्ट है कि आप उसको फार्मूला मिल्क ही दो। फार्मूला मिल्क जो होता है वो इस तरह से बना हुआ होता है कि बच्चे उसे इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। बाकी माँ किस तरह से अपना दूध बढ़ा सकती है, इसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, मदर अपना दूध कैसे बढ़ाएं, तो वो आप ज़रूर देखें, जिससे आपको बाहर के दूध की सपोर्ट ना लेनी पड़े। ये हो गई छोटे बच्चे की बात। बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है, जैसे 1.5-2 साल का, तब भी उन्हें कई बार डायरिया हो जाता है। बड़े बच्चे को निमोनिया कम होता है, डायरिया ज़्यादातर होता है, जिसकी वजह ज़्यादातर या तो ठंड लगना या फिर न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। ख़ास तौर से जिंक की कमी से डायरिया हो सकता है। तो बच्चे को अगर अक्सर दस्त लगते हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जिंक की कमी है। तो बच्चे को खाने में रेड मीट आपका ज़रूर होना चाहिए, जैसे गाय का या फिर भैंस का। बेस्ट होता है गाय भैंस का गोश्त, और अगर वो नहीं है तो फिर आप उसको ये बकरे का भी दे सकते हो। तो ये बात का ध्यान रखो, किसी भी फॉर्म में उसको कबाब दो, कैसे भी उसके खाने में आप थोड़ा सा गोश्त होना चाहिए बच्चे के खाने में। क्योंकि रेड मीट यानी कि गाय भैंस या भेड़ बकरी का गोश्त जो होता है वो जिंक से भरपूर होता है। अच्छा, बच्चों में एक डायरिया होने की एक दूसरी वजह, जो बड़ी वजह होती है, वो गाय का दूध भी हो सकती है। कि बच्चा थोड़ा बड़ा है और अगर आप उसे गाय का दूध दे रहे हो, ख़ास तौर से अगर डायरेक्ट उसमें पानी भी आपने नहीं मिलाया है, ऐसे ही दे रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि बच्चे को दस्त लग जाए, क्योंकि उसका प्रोटीन जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और कई बार तो गाय का दूध जो होता है वो बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ होने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ और फिर ये गाय के दूध का जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन जो है, लिंक पाया गया है साइंटिफिक स्टडीज़ में। ख़ास तौर से अगर आप उस बच्चे को A1 गाय का दूध दे रहे हो और आपने उसमें पानी भी नहीं मिलाया है, तो फिर, क्योंकि आजकल जो गाय हैं ज़्यादातर A1 दूध ही होता है उनका, तो इस दूध का प्रोटीन जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और दूसरी बीमारियों के साथ डायरिया या दस्त भी बच्चे को दे सकता है। या अगर बच्चा हर वक्त कफ कोल्ड का शिकार रहता है, सांस चलती है बच्चे की, या नज़ला ज़ुकाम बना रहता है, तो इसके पीछे भी गाय का दूध एक बड़ी वजह हो सकता है।
तो अगर आपके बच्चे को भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो कोशिश करें बच्चे को A2 गाय का दूध दें या फिर भैंस या बकरी या भेड़ का दूध दें, और दूध में चीनी ना मिलाएं, और आधा दूध आधा पानी मिलाकर दें। दूध को डायरेक्ट गर्म करके भी बच्चे को ना दें, क्योंकि गर्म करने से क्या होता है, दूध का केसीन एक्टिव हो जाता है। तो पानी गर्म करके दूध बाद में उसमें मिलाएं। ठंडा दूध पानी जितना आपको मिलाना है, जैसे 1 कप दूध आप देना चाह रहे हो तो फिर 1 कप पानी लो और उसे खौला लो पानी को। और उसमें मीठा करने के लिए बेस्ट जो होता है वो स्टीविया की 2-3 पत्तियां डाल दो। 3 पत्तियां आप डाल दोगे तो भी अच्छा खासा मीठा हो जाता है। स्टीविया बहुत मीठा होता है, तो वो डाल सकते हो आप, बेस्ट होता है स्टीविया। या फिर एरिथ्रॉल भी ले सकते हो, लेकिन छोटे बच्चे को हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए एरिथ्रॉल से, तो स्टीविया बेस्ट होता है। तो आप बच्चे को लिए, लेकिन स्टीविया वो वाली नहीं लेनी है जो बाज़ार में ये पाउडर वाली मिलती है, पत्ती वाली जो लीव्स होती हैं वो लेनी है। और पानी के साथ ही उसे खौला लो, 3-4 पत्तियां डाल लो, और उसके बाद उस खौले हुए पानी को छान के और उसमें आप दूध मिला लो, ठंडा दूध डाल लो, तो उससे उसकी केसीन जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होगी और बच्चे को दूध डाइजेस्ट हो जाएगा। तो पानी गर्म करने के बाद दूध उसमें मिलाएं, डायरेक्ट दूध गर्म ना करें। आधा दूध आधा पानी आप ले सकते हैं, नहीं तो 2 हिस्सा दूध और 1 हिस्सा पानी भी मिला सकते हैं। जैसे कि बहुत बच्चा अगर ज़्यादा छोटा है तो फिर ये करें कि 2 हिस्से दूध लें, और 2 हिस्से पानी लें और 1 हिस्सा दूध लें। मगर दूध में पानी ज़रूर मिलाएं, सीधा सीधा दूध ना पिए। बड़ों के लिए भी ये कंडीशन लागू होती है कि कभी भी सीधा सीधा दूध नहीं पिए, क्योंकि पानी मिलाने से दूध की जो केसीन होती है, प्रोटीन जो होती है, उसमें स्लीपिंग मोड में चली जाती है। और दूध का फुल फैट होना चाहिए। दूध दूध मतलब जो फैट उतरा हुआ, मलाई उतरा हुआ दूध है, वो बच्चे के लिए नहीं होना चाहिए। फुल फैट वाला दूध होना चाहिए, क्योंकि अगर फैट मलाई हटा के आप दूध देते हो बच्चे को, फैट निकाल के, तो फिर वो जो है उसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। और कई बार बच्चों को दूध से एलर्जी भी होती है, ख़ास तौर से गाय के दूध से तो डायरेक्ट एलर्जी देखी गई है कई बार बच्चों को। तो अगर बच्चे को एलर्जी हो जाती है, और जैसे ख़ास तौर से अगर छोटे बच्चे को एक्जिमा है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, एक्जिमा में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर आप उसे गाय का दूध दोगे। और कई बार तो ये बकरी का दूध भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं उसमें बच्चे, और उनको खुजली और वो एक्जिमा जो होता है बढ़ने लगता है। तो अगर बच्चे को इस तरह की कोई परेशानी है तो उसमें भी आप बच्चे को सीधा सीधा दूध ना दें। और एक्जिमा के ऊपर हालांकि मैं एक वीडियो बना दूंगी, जिससे बच्चा जो है बहुत आराम से इस प्रॉब्लम से, बहुत तकलीफदेह होती है माँ बाप के लिए भी और बच्चे के लिए भी, तो आराम से बाहर निकल आएगा। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, यहाँ पर उसे कवर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम दूध और ठंड का टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो उसी पे फोकस करते हैं। तो बच्चा अगर बहुत छोटा है और उसको एलर्जीज़ की प्रॉब्लम है तो फिर आप उसको दूध ना दें गाय का, और दूध ना दें। दूध के बजाय आप कोई अच्छा डेयरी फ्री फार्मूला भी दे सकते हैं अगर मिल पाता है आपको, वरना आप कोशिश करें बकरी का दूध या फिर भेड़ का अगर अवेलेबल है वो दें। अगर उससे भी प्रॉब्लम होती है, कई बार उससे भी हो जाती है, तो फिर आप डेयरी फ्री कोई फार्मूला दे सकते हो। जैसे नियोकेट मिल्क जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो 1 या 2 वो दे सकते हो आप। हाँ, 1 या 2 टाइम बच्चे को आप चाय दे सकते हैं। चाय जो होती है उसमें आप थोड़ी सी स्टीविया डाल के बनाएं और वो आप दे सकते हैं 1-2 बार बच्चे को। तो बच्चा जब खाना शुरू कर देता है 6 महीने के बाद, तो फिर उसकी दूध की रिक्वायरमेंट भी कम ही हो जाती है। तो अगर बच्चा अच्छे से खा रहा है तो ज़्यादातर 2-3 बार ही उसे दूध देना पड़ता है।
तो आप फिर कोशिश ये करें कि उसे आप चाय फॉर्म में दें दूध। जैसे कि चाय किस तरह बनानी है, जैसे कि आपने आधा दूध और आधा पानी आप लेंगे, पानी को खौला लीजिए, उसमें एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी या दो चुटकी, एक चुटकी काफ़ी रहती है, पत्ती चाय की लेना है, ज़्यादा आधा चम्मच भर के नहीं डालना है, एक एक या दो चुटकी डालना है। और इसमें 2-3 आप स्टीविया की पत्तियां डालकर खौल लगा लीजिए, उसमें खौल जाएगा जब वो पानी, तो उस पानी को छान के उसमें ठंडा दूध मिला लीजिए, तो वो बहुत हल्का सा गुनगुना हो जाता है, जितना बच्चा आराम से पी पाए। तो वो ये इस तरह से आप चाय, दूध की चाय बनाकर बच्चे को दे सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब चाय डाल देते हैं दूध में, चाय की पत्ती दूध में जब पड़ती है, तो फिर पानी और चाय की पत्ती दोनों चीज़ें जब दूध में पड़ती हैं, तो फिर उसकी केसीन जो होती है डेड हो जाती है। पानी जब डलता है तो वो स्लीपिंग मोड में चली जाती है, और जब चाय की पत्ती उसमें साथ में डाल देते हैं, तो फिर वो बिल्कुल ही डेड हो जाती है उसकी प्रोटीन। और वो दूध जो है, आप इस तरह से चाय जो है वो उन बच्चों को भी दे सकते हैं जिन्हें दूध से एलर्जी होती है, क्योंकि दूध से एलर्जी जो होती है वो उसके प्रोटीन से ही होती है, और चाय में प्रोटीन जो है पूरी तरह से डेड हो जाता है, तो वो फिर नुकसान नहीं करता है। और चाय सादे दूध से कहीं ज़्यादा टेस्ट में भी अच्छी होती है, और बच्चे आराम से पी लेते हैं, और फ़ायदेमंद भी बहुत होती है, बच्चों के लिए भी बड़े के लिए भी। उससे एक तो दूध अगर आप दूध में पानी भी मिला के दे रहे हो, तब भी कई बार बच्चों को ठंड का असर होता है, और चाय जो होती है वो ठंड के असर को ख़त्म करती है, तो बच्चे के लिए चाय ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। दिन में आप 2 से 3 बार आराम से बच्चे को चाय दे सकते हो। और वैसे ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं 4-5 साल तक दूध को डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा अगर खाने पीने लगा है तो कोशिश यही करो उसे सादे दूध की, प्लेन जो दूध होता है उसकी जगह आप उसको चाय फॉर्म में दो दूध। तो ये हो गए वो उपाय जिससे आप बच्चे को ठंड या निमोनिया या डायरिया या दस्त लगने से बचा सकते हैं। अब अगर बच्चे को डायरिया या दस्त लग गए हैं और बच्चा आपका 6 महीने से कम का है, तो कोशिश करें कि माँ अपना ही दूध दे, साथ में कोई इलेक्ट्रोलाइट वाला जो पाउडर होता है वो डॉक्टर से आप लिखवा सकते हैं, और थोड़ी थोड़ी देर में वो भी बच्चे को दें, जिससे कि बच्चे के अंदर मिनरल्स यानी कि नमक की कमी ना हो। नमक सादा वाला नमक नहीं कि आप पानी में घोल के दे दें ज़्यादा सा नमक, बच्चे को उल्टी हो जाती। नमकियात से मतलब होता है मिनरल्स। तो मिनरल्स, क्योंकि अगर उल्टी दस्त बच्चा करता है तो उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स कम हो जाते हैं, पानी भी कम होता है साथ में, तो कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चे की मौत भी हो जाती है इसमें, तो इस बात का ध्यान रखें आप। और बच्चों में होता है कि ज़रा भी बीमार होते हैं सबसे पहले वो खाना पीना छोड़ते हैं, तो हो सकता है बच्चा दूध भी ना पिए। वैसे माँ का दूध तो बच्चे खैर पी ही लेते हैं, कितने ही बीमार हों कुछ भी हो शौक से पीते हैं वो, तो माँ के दूध वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। मगर फिर भी बच्चा अगर उल्टी कर रहा है, दस्त कर रहा है, तो फिर कोशिश करें कि दूध दें उसे टाइम पे, और साथ में इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखें कि अच्छा कोई इलेक्ट्रोलाइट वाला पाउडर आप बच्चे के लिए डॉक्टर से लिखवा लें, और वो उसे पानी में घोल के रख लें, और वो उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद 1-1 चम्मच करके आप उसको पिलाते रहें, जैसे 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद 1 या 2 चम्मच करके उसे पिलाते रहें, जिससे कि बच्चे के अंदर पानी की और नमक की यानी कि मिनरल्स की कमी ना हो। और अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर भी नहीं है, तो फिर नमक और शुगर का घोल बना लें। जैसे 1 गिलास पानी में 1 चम्मच के करीब शुगर डालें, और बहुत थोड़ा सा 1 या 2 चुटकी उसमें नमक डाल दें, ज़्यादा नमक नहीं डालना है वरना बच्चा उल्टी कर देगा। 1 या 2 चुटकी बस नमक उसमें डालना है, और उस पानी में शुगर और नमक को पानी में घोल के और रख लें, और फिर वो जो है पानी बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर बाद, जैसे 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद 1 या 2 चम्मच पिलाते रहें।
इस तरह से अगर आप बच्चे को ये मतलब ये भी एक तरह से नमक शुगर का पानी भी इलेक्ट्रोलाइट का पानी ही होता है, उसी तरह से काम करता है लगभग। हालांकि उसमें और ज़्यादा जो बना बनाया पाउडर आता है उसमें और ज़्यादा भी मिनरल्स होते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है अवेलेबल आपको तो आप ये भी आराम से दे सकते हैं। इससे भी बच्चे के अंदर नमक की और शुगर, नमक शुगर और जो पानी है उसकी कमी नहीं होगी बच्चे के अंदर, और बच्चे की हालत इतनी नहीं बिगड़ेगी कि आपको उसको हॉस्पिटल लेके भागना पड़े। अब दस्त अगर लग ही जाते हैं तो फिर वो मतलब ख़त्म होने में, पूरी तरह से ठीक होने में तो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। एकदम जादू की तरह एक दिन में ठीक नहीं हो जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, और फिर 2-3 दिन लग जाते हैं ठीक होने में। तो अगर बस यही कोशिश करें कि उसके अंदर पानी की कमी ना हो, बच्चे के अंदर पानी उसे लगातार, भले से वो खाना खाए या ना खाए, क्योंकि बच्चे तो खाना खाते ही नहीं हैं, ज़्यादातर यही होता है। थोड़ा सा भी उनकी तबीयत ख़राब हुई तो वो खाना छोड़ देते हैं, और यही वह बहुत बड़ी वजह होती है कि बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाता है। बड़ा तो खाता पीता रहता है, उसे समझा दो, बच्चे की समझ में तो आता नहीं है। तो फिर आपको यही है कि आप पानी, उसके अंदर पानी की कमी ना होने दें, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, अगर बच्चे को बुखार आ गया है, उसमें भी बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, तो वहाँ भी आपको ये ध्यान रखना है कि पानी पिलाते रहना है बच्चे को। हर आधे घंटे के बाद एक दो दो तीन 2 चम्मच या 3 चम्मच पानी आप उसको पिला दीजिए। वहाँ भी आप इसको इलेक्ट्रोलाइट का पानी भी दे सकते हो, बुखार है अगर बच्चे को, और वरना सादा पानी भी दे सकते हो। इसके अलावा बच्चा अगर 6 महीने से ज़्यादा का है, ऊपर का खाना उसने शुरू कर दिया है, तो फिर आप उसको 2 या 3 बार बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके रेड मीट का सूप ज़रूर पिलाएं। इस तरह से बनाएं कि जैसे 250 ग्राम गोश्त का आप बना रहे हो सूप, तो उसमें पानी करीब आधा आधा लीटर या 1 लीटर डाल दो, और उसको काफ़ी देर तक पकता है असल में सूप। तो उसको पका पका कर आपको 1 कप के बराबर कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो बच्चे पीते नहीं हैं, और वो कप आपको ध्यान रखना है कि पूरे दिन में आपको ख़त्म करना है, थोड़ा थोड़ा करके बच्चे क्योंकि एकदम तो पी नहीं पाते हैं ढेर सारा। तो कोशिश करो आधा आधा घंटे के बाद बच्चे को थोड़ा दो या तीन तीन चम्मच करके पिलाते रहो वो सूप। साथ में इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर भी दे दो, या फिर नमक शुगर का जो पानी होता है वो दे सकते हो, और इसके साथ ही ये सूप जो है ये भी आप दे सकते हो। सूप देना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि गोश्त में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और उसके साथ साथ जिंक होता है, और ख़ास तौर से जिंक की कमी से ही दस्त लगते हैं बच्चों को। तो फिर जिंक की कमी पूरी होगी तो फिर बच्चा जो है जल्दी से रिकवर हो जाएगा और उसे ताकत भी मिलेगी। तो गोश्त का सूप आप बच्चे को ज़रूर दें। 5-6 महीने का बच्चा अगर है तो आप उसको ज़रूर दें, उससे वो रिकवर बहुत जल्दी होगा, और कोई उसको ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह कि उसको जैसे कि ड्रिप लगाना पड़े या इस तरह डॉक्टर के पास आपको इमरजेंसी में भागना पड़े, वो नौबत नहीं आएगी। 2-3 दिन लग जाते हैं, मैंने पीछे बताया आपको। अगर दस्त हो गए, जैसे बुखार को ठीक होने में 2-3 दिन लगते हैं, तो डायरिया अगर हो गया है तो उसे ठीक होने में भी 2-3 दिन, 24 से 48 घंटे लग जाते हैं, बल्कि कई बार तो 72 घंटे भी लग जाते हैं। तो इस बात पर आप ध्यान नहीं दें, वो धीरे धीरे करके खुद ही कम होने लगेंगे दस्त। तो इस तरह से अगर आप बच्चे को ये 2 चीज़ों का ध्यान रखोगे, एक तो इलेक्ट्रोलाइट का पानी जो होता है वो दो, और दूसरा आप सूप अगर साथ में देते हो तो बच्चा बहुत जल्दी रिकवर करेगा, और बहुत आराम से, ज़्यादा उसे तकलीफ़ भी नहीं होगी, और आराम से अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल आएगा थोड़े टाइम बाद। इसके अलावा बच्चा हो या बड़ा हो, जब भी कभी बड़ों को भी अगर डायरिया या दस्त लग जाए तो एक तो इलेक्ट्रोलाइट का पानी, या फिर नमक शुगर का घोल, या फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद देते रहें, और साथ में थोड़ा थोड़ा करके दिन में 2-3 बार रेड मीट का सूप भी ज़रूर लें। और दस्त अगर लगे हुए हैं तो कोशिश करें कि कोई सॉलिड फूड जब तक दस्त लगे हुए हैं तब तक ना खाएं,
लिक्विड में ही लें, कोशिश यही करें, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा जैसे ठीक होने में आड़े आता है सॉलिड फूड अगर आप लेते हो। बड़े लोग हैं वो पतली पतली खिचड़ी या कुछ इस टाइप का चाहें तो ले सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं होता है। आपको मेन जो है, जितना आप मतलब लिक्विड वाली चीज़ लोगे वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो कोशिश करें जब तक दस्त कंट्रोल नहीं हो जाते हैं तब तक आप लिक्विड वाली चीज़ ही ले लें, खाने से दूर रहें तो ही अच्छा है। अच्छा, सूप के गोश्त का सिलेक्शन करते टाइम जो है वो ध्यान रखें कि गाय भैंस या बैल के गोश्त का सूप जो होता है वो बेस्ट होता है। उसमें जिंक और दूसरे मिनरल्स भी बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। और अगर बच्चे को ठंड लग गई है, निमोनिया हो गया है, सांस चल रही है, सर्दी जुकाम है, तो बच्चे को अगर सांस चल रही है तो सांस लेते टाइम उसके अगर आवाज़ आ रही है बच्चे के, जैसे सांस ले रहा है तो घरघराहट की आवाज़ आ रही है, तो बच्चे के, छोटा बच्चा है अगर आप, तो उसके आप सीने पे और पसलियों पे एक तेल बनाकर रख लें और वो लगाएं। तो वो तेल जो होता है इस तरह से बनाया जाता है कि सरसों का तेल मिल जाए आपको तो बेस्ट है, और सरसों का अगर नहीं मिल पाता है तो कोई दूसरा आप ले लीजिए, ऑलिव ऑयल या कुछ अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सरसों का वैसे बेस्ट होता है। तो सरसों का तेल लेकर और उसमें थोड़ा सा आप 4-5 कलियां लहसुन की, 4-5 लौंग और 1 चम्मच अजवाइन डालकर हल्की आंच पर उसको काला होने दें। जैसे कि तेल को गरम करें, सरसों का तेल खूब गरम हो जाए तो आप हल्की आंच कर दें उसकी, और उसमें ये चीज़ें डाल दें, लौंग, अजवाइन और लहसुन, और उसे हल्की आंच पर काला होने तक पकाएं। फिर इस तेल को छान कर रख लें और सुबह शाम बच्चे की पसलियों पर और सीने पर आगे पीछे दोनों तरफ हल्के हाथ से मालिश कर दें। तो बच्चे को अगर सांस चलने की प्रॉब्लम है या अस्थमा है बच्चे को, तो उसमें ये बहुत फ़ायदा करता है तेल। उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम में वो बच्चे को आराम देता है। इसके अलावा 6 महीने से छोटे बच्चे को 1 चुटकी सुहागा पाउडर सुबह और 1 चुटकी रात को सोने से पहले अपने दूध में मिलाकर भी दे सकते हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा है तो तो भी आप दे सकते हैं, किसी और खाने या फिर चाय में मिलाकर या फिर सूप में मिलाकर आप दे सकते हैं। 5 साल तक के बच्चे के लिए दिन भर में 2 या 3 चुटकी बहुत होता है, ज़्यादा ना ले। ये एक दवा की तरह ही काम करता है, ख़ास तौर से ठंड लग जाने पर। पुराने ज़माने में लोग सुहागा बच्चों को देते थे, और सुहागा या बोरैक्स, इसको बोरैक्स पाउडर भी बोलते हैं। तो ये किस तरह से बनाना है, इसके लिए आप कोई वीडियो देख सकते हैं। सुहागा शुद्ध कैसे करें या फिर सुहागा किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसको आप यूट्यूब पर ये लिख कर सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि सुहागा या बोरैक्स जो होता है वो डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, उसको सेक कर या पका कर यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट आप करोगे यूज़ उसको तो फिर वो नुकसान भी कर सकता है। तो सुहागा जो होता है वो एक नमक की तरह का क्रिस्टल होता है, मगर इसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसकी छोटी छोटी सी डलियां बनी हुई होती हैं, और पिसा हुआ भी आपको बाज़ार से मिल सकता है, मगर वो कच्चा होता है, उसे प्योर करा जाता है, जिसके लिए कि एक आप तवा गरम करें, उसके ऊपर आप थोड़ा सा सुहागा डालकर हल्की आंच पर करीब 20-25 मिनट, आधा घंटा भी आप उसको भून सकते हो। उसको चला चला के उसको भूनना है, ऊपर नीचे उसको करते रहो, और इसे सेकना होता है। जब ये जैसे जैसे ये सिकता जाता है, इसके अंदर से पानी, थोड़ा सा पानी रिलीज होता है, और सफ़ेद रंग की खीलें जैसी शक्ल ले लेता है। ये पानी, जैसे थोड़ा पानी इसमें रिलीज होता है, और जैसे जैसे इसका पानी उड़ता जाएगा, पानी मतलब ड्राई होता जाएगा, वैसे वैसे ये अपनी फॉर्म चेंज करेगा, थोड़ा फूलने लगेगा और एकदम एक खील की तरह बन जाता है। ये फूल के जब ये पूरी तरह से सिक जाएगा, तो जितना आपने जैसे 1 चम्मच लिया है तो उसमें से करीब आपका ये 3 या 4 चम्मच बन जाएगा। उससे मतलब दुगना तिगना हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है फूल के ये।
तो करीब 20-30 मिनट आप इसको हल्की आंच पर भून लीजिए। जब भुन जाए तो फिर इसका थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए उसको, और फिर इसका आप मिक्सी में पाउडर बना के रख लीजिए। और ये पाउडर जो है, इसमें से एक चुटकी आप बच्चे को आराम से दे सकते हो ठंड लग जाने पर, अगर बच्चे को ठंड लग जाती है तो। इसके अलावा अगर बड़ों को भी ठंड लग का असर होता है तो वहाँ भी आप ये बड़ों को भी दे सकते हो। तो बड़ों की डोज होती है 1 या 2 ग्राम। बड़े जो हैं उनको थोड़ी सा ज़्यादा, मतलब आप ऐसा टीस्पून से समझो तो 1/4, मतलब चौथाई पार्ट जो होता है छोटे चम्मच का, वो टिप का, उसकी टिप से आप उसको चौथाई पार्ट ले लो। 3-4 ग्राम का होता है करीब छोटा चम्मच जो होता है टीस्पून। तो 1 या 2 ग्राम आप ले सकते हो आराम से पूरे दिन में। तो बड़ों के लिए बेस्ट होता है कि रात को सोने से पहले या तो चाय में आप डाल के ले लो, या फिर कोई सूप वगैरह अगर बना रहे हो तो उसमें आप डाल के ले सकते हो। तो ये चीज़ भी बच्चों को ठंड या निमोनिया से बाहर निकलने में बहुत मदद करती है। इसके अलावा एक बार फिर बता रही हूँ कि बच्चा अगर 6 महीने से बड़ा है तो फिर और उसे ठंड लग गई है या निमोनिया हो गया है, तो दिन में कम से कम 2 या 3 बार बच्चे को रेड मीट का सूप ज़रूर दें। यखनी जिसे कहते हैं, यखनी या रेड मीट का सूप एक ही बात है, यखनी भी सूप ही होता है। तो वो ज़रूर दें आप, क्योंकि रेड मीट में जिंक होता है जो कि ठंड से बाहर निकलने में और दस्त को रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। तो ये हो गया इलाज। अगर बच्चे या बड़े को ठंड या निमोनिया हो जाए, दस्त या डायरिया हो जाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसी तरह से डाइट दें बच्चे को या बड़े को तो वो आराम से इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आएगा। अच्छा, बच्चे को या बड़े को आप चाय भी दे सकती हैं, दूध नहीं देना है। ख़ास तौर से अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो दे सकते हैं आप, मगर अगर बच्चा ऊपर का गाय का दूध ले दे रही हैं आप, तो फिर आप दस्तों में बिल्कुल भी नहीं दें दूध। दस्त है या फिर बुखार है, उसमें दूध नहीं दें, वो उसकी प्रॉब्लम को बढ़ाएगा और उसको ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगेगा बच्चे को। तो दूध की जगह आप चाय बना सकते हैं। चाय किस तरह से बनानी है वो मैंने बता ही दिया है। आधा दूध आधा पानी, और एक चुटकी उसमें पत्ती डालनी है, और 2-3 जो पत्ती हैं वो उसकी स्टीविया की डालनी है, और चाय की पत्ती 1 चुटकी डालनी है। पीछे मैंने बताया है किस तरीके से चाय बनानी है बच्चे के लिए। तो चाय आप बच्चे को दस्त में भी दे सकते हो और बुखार में भी दे सकते हो। तो चाय भी वही काम करती है कि वो पानी की कमी नहीं होने देगी। वो चाय में भी पानी होता है ना, और दूध में भी पानी होता है, तो फिर वो जो है आपके बच्चे को पानी की कमी नहीं होने देगी, और उसके अंदर गर्मी भी बनी रहेगी बच्चे के अंदर, और फ़ायदा ही देगी, नुकसान नहीं देगी। चाय अगर बच्चा पीता है तो आराम से आप उसको चाय दे सकते हो 2-3 बार। और इस तरह से अगर आप बच्चे को 2-3 बार चाय दे देते हो दिन भर में, और 2-3 बार सूप दे देते हो, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट का पानी देने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मिनरल्स की उसके अंदर जो कमी हो गई है वो सब उसकी सूप से पूरी हो जाएगी। और फिर चाय में भी पानी होता है, तो पानी की कमी जो है वो चाय से पूरी हो जाएगी, और उसका पेट भी भरेगा उस चीज़ से। तो इस तरह से आप दे सकते हो। और अगर बच्चा चाय वाय नहीं पी रहा है तो फिर आप उसको इलेक्ट्रोलाइट का पानी दें। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो फिर बहुत इम्कान है कि बच्चे को जल्दी ही बच्चा रिकवर हो जाएगा और जल्दी ही अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल आएगा। बड़ों के लिए भी यही रूल है और बच्चों के लिए भी यही रूल है कि पानी की कमी और नमकियात यानी कि मिनरल्स की कमी नहीं होना चाहिए, चाहे बुखार हो या फिर दस्त हो या उल्टी आती हो। तो इसी बात का ध्यान रखना है बस। और अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आपको इंशाल्लाह ना तो डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही बच्चे को एडमिट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब इलाज तो मैंने बता दिया क्या करना है आपको अगर ठंड या निमोनिया हो जाता है बच्चे को। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरी तरह से रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। तो कोई 48 से 72 घंटे लग ही जाते हैं अगर बच्चे को दस्त आ गए हैं तो रुकने में, क्योंकि बच्चे को ज़्यादातर दस्त लगते हैं या तो उसे ठंड लग गई है, या फिर गर्म हवा, अगर गर्मी है तो गर्मी में भी दस्त लग जाते हैं गर्म हवा लग जाने पर,
या फिर किसी वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो जब तक ठंड बाहर नहीं निकलती है दस्त के ज़रिए, तब तक बच्चा ठीक नहीं होगा। तो ठंड जो होती है वो बाहर निकलती है दस्त के ज़रिए। ज़्यादातर ठंड लगने पर बच्चे को हरे रंग के दस्त आते हैं। तो दस्त आने पर अगर आपने बच्चे पर सही से ध्यान दे दिया तो 2 या 3 दिन में बच्चा रिकवर हो जाएगा। और पूरी तरह से पॉटी को सॉलिड होने में करीब 8 दिन लग जाते हैं। जैसे कि 3 दिन बाद, ऐसे समझिए कि 3 दिन तक तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि पहले दिन 8-10 भी दस्त आ जाएं। फिर अगर आप ठीक से उसको बच्चे को ध्यान रखते हो, पानी वानी उसे पिलाते रहते हो इलेक्ट्रोलाइट का और सूप देते हो, तो आप देखोगे मतलब दूसरे दिन ही उसके दस्तों में कमी आएगी, पहले दिन से। तीसरे दिन से और ज़्यादा कमी आएगी। और फिर चौथे 5वें दिन से उसका मतलब यह है कि 2 या 3 बार ही रह जाएगा। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके, जैसे कि शुरू में बहुत ज़्यादा 8-10 बार भी आ जाते हैं दस्त, कई बार तो 25-30 भी आ जाते हैं, जिससे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है और बच्चे को ड्रिप भी लगानी पड़ जाती है, यही वजह होती है। तो आप अगर सही से ध्यान दे लोगे तो बच्चे के जो हैं दस्त धीरे धीरे दूसरे दिन से ही कम होना शुरू हो जाएंगे, और 3 दिन बाद तो बहुत कम, 2 या 3 बार ही दिन में रह जाएंगे। और धीरे धीरे करके इसी तरह से पॉटी जो है उसकी धीरे धीरे करके सॉलिड होगी। और सॉलिड होने में करीब 8 दिन लग जाते हैं, 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं। आपको बस इस बीच यही ध्यान देना है कि बच्चे के खाने पीने का, पानी की उसके अंदर कमी नहीं होना चाहिए, और उसको मतलब सूप ज़रूर दें। मैं बहुत ज़्यादा इस पे दे रही हूँ मतलब ज़ोर, क्योंकि सूप से क्या है, उसके अंदर एक तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, फिर उसके अंदर जो मिनरल्स होती हैं, मिनरल्स की कमी नहीं होगी बच्चे के अंदर, और उसको ताकत भी आएगी। तो सूप ज़रूर देना है जब तक बच्चा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक। तो 3 दिन बाद बच्चे की पॉटी जो है धीरे धीरे सॉलिड होने लगेगी, और कलर भी उसका हरे से अगर हरे रंग के, जैसे गर्मी ठंड लगती है तो हरे रंग के दस्त आते हैं, और गर्मी से अगर आते हैं तो पीले रंग के आते हैं। तो फिर वो जो है धीरे धीरे करके 3 दिन बाद वो नॉर्मल की तरफ आने लगेगा, और कोई 8 से 10 दिन लग जाएंगे। अच्छा, इस पीरियड में आपको इस बात का ध्यान देना है, बच्चा हो या बड़ा हो, और दस्त कोई भी हो, उसको अगर दस्त आ रहे हैं तो बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए, इसके लिए नमक शुगर का घोल या इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर देते रहना है, और जब तक दस्त कंट्रोल ना हो जाए। नमक शुगर का घोल 6 महीने से छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, मगर नमक बहुत कम होना चाहिए। 1 गिलास ठंडे 1 गिलास पानी को, 6 महीने का बच्चा से छोटा अगर बच्चा है तो पानी को आपको उबालना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे पानी को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, छोटे बच्चे। तो 1 गिलास पानी को उबाल के ठंडा करके उसमें 1 टीस्पून शुगर और 1 चुटकी के करीब नमक डालें, और थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे को दें। और साथ में जो है ज़्यादा 6 महीने का छोटा बच्चा है तो आप यही दे पाओगे, और 6 महीने से बड़ा है तो फिर मैंने पहले पीछे बताया ही है कि सूप दे सकते हो, आप उसको चाय भी दे सकते हो। अच्छा, बच्चे जो होते हैं उनका आप कैसे पता करोगे कि डिहाइड्रेशन दूर हो गया है? तो देखो, जब तक बच्चे को, एक तो बच्चे की स्किन से पता चल जाता है, थोड़ी सी ना आप पेट की उसकी स्किन को दबाओगे हाथ से, दो दो उंगलियों के बीच से, 2 उंगलियों से आप थोड़ी सी स्किन को दबाओगे तो उसमें झुर्रियाँ सी पड़ेंगी, तो इसका मतलब है बच्चे को डिहाइड्रेशन है। उसके अलावा सबसे बड़ी पहचान ये है कि बच्चा पेशाब नहीं करता है। जब तक बच्चा पेशाब नहीं कर दे तब तक ये समझो कि बच्चे को डिहाइड्रेशन है, बच्चा खतरे में है। जैसे ही बच्चा पेशाब कर देता है तो समझ लो कि बच्चा जो है ठीक है, कोई खतरे की बात नहीं है, फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो जब तक पेशाब नहीं, इस बात को मैं फिर कह रही हूँ कि पेशाब जब तक बच्चा नहीं करता है तब तक आप उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद लिक्विड देते रहें, या तो इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर दें उसको आप, या फिर अगर थोड़ा बच्चा है तो सूप देते रहें थोड़ी थोड़ी देर बाद, और इलेक्ट्रोलाइट का कोई अच्छा पाउडर आप ले लें वो पानी में घोल के, या फिर नमक कुछ भी नहीं है तो नमक शुगर का, जो छोटा बच्चा बहुत है
उसको घोल दे सकते हैं। मगर पानी, छोटा बच्चा 6 महीने से छोटा है तो पानी उसको जो देंगे वो उबला हुआ पानी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो जैसे ही बच्चा पेशाब कर देता है, अगर आप उसको पानी देते रहोगे ठीक से तो वो थोड़ी देर के बाद, 2-3 घंटे के बाद पेशाब कर ही देगा, ठीक है। और जैसे ही बच्चा पेशाब कर देता है समझ लो अब ठीक है। मगर उसको तब भी दस्त आते, जब तक आते रहेंगे तब तक आपको उसको लिक्विड देते ही रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि उसके अंदर पानी की कमी ना हो। और पेशाब आने के बाद फिर उसके दस्त में भी कमी आएगी, और दस्त जो है, पेशाब जब आएगा तो उसका जो पॉटी जो है थोड़ी सॉलिड की तरफ जाने लगेगी। वरना क्या होता है, पॉटी के ज़रिए सारा पानी निकल जाता है, पेशाब भी नहीं आता है बच्चे को और डिहाइड्रेशन हो जाता है। यही एक बहुत बड़ी वजह है, पहले ज़माने में बच्चे दस्तों में मर जाते थे क्योंकि उनमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। आजकल लोग जो हैं वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो टाइम पे, तो फिर डॉक्टर जो होते हैं इतना तो नहीं बता पाते, करवा पाते हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर या ये बताएं, क्योंकि उन्हें अपना बिल भी बनाना होता है, तो वो सीधी ड्रिप ही लगा देते हैं। तो हालांकि ड्रिप लगाना भी बच्चों या बड़ों के लिए बहुत अच्छा तो नहीं होता है, किडनी पे आगे चल के किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है उससे। लेकिन अब अगर बच्चा, देखिए बच्चे का मामला बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, तो अगर बच्चा कुछ भी नहीं खा पी रहा है और आप उसको इलेक्ट्रोलाइट का पानी भी दे रहे हो या सूप वगैरह दे रहे हो, वो भी निकाले दे रहा है, बच्चा उल्टी कर रहा है बार बार, और डिहाइड्रेशन, पेशाब बिल्कुल नहीं कर रहा है बच्चा, बहुत देर से पेशाब नहीं किया है उसने, कई घंटों से, तो फिर आप उसको लेके जाइए सीधे डॉक्टर के पास, वो बताएगा आपको, अगर ज़रूरत होगी तो वो ड्रिप लगा देगा, तो कम से कम उस वक्त जान तो बच जाएगी। और तो इस बार हालांकि अगर आप लिक्विड बच्चे को देते रहेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी इमरजेंसी में अगर बाई चांस बच्चा जो है नहीं लेता है, वो पानी भी निकाले दे रहा है आप जो उसको पिला रहे हो, तो फिर मजबूरन आपको ड्रिप लगवानी पड़ेगी। आप जाके उस डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको बताएगा क्या करना है। मेरा मकसद आपको गाइड करना है, लेकिन बहुत से लोगों की समझ में नहीं आ पाती हैं कुछ चीज़ें, तो फिर उनको जो है दूसरे की सपोर्ट लेनी ही पड़ती है। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, मैंने कई कई बार बताया है पीछे भी आपको क्या करना है। 2-3 बार आप वीडियो सुनोगे ध्यान से तो आप जो है इस चीज़ को पकड़ लोगे कि कैसे हमें बीमारियों से, थोड़ी सी भी देखो अगर आप अक्ल लगाओगे ना, तो बड़ी से बड़ी बीमारी हो उससे बाहर निकल ही आते हो। ये चैनल मैंने शुरू ही इसीलिए किया है कि मैं बता पाऊँ कि आप अपनी बड़ी से बड़ी बीमारियों से किस तरह से, थोड़ी सी अगर अपनी अक्ल लगा के काम करोगे तो किस तरह से बड़ी आसानी से बड़ी बीमारी से या फिर छोटी से छोटी बीमारी हो उससे भी बाहर निकल आओगे। तो अगर बच्चा पेशाब नहीं कर रहा है काफ़ी टाइम से और सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर बाद पतले पतले दस्त ही कर रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी है, और लापरवाही करने पर बच्चे की जान भी जा सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और बच्चे को जब पेशाब आ जाता है और साथ में उसको दस्त भी चल रहे हैं, तब भी कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फिर पानी की कमी नहीं है। वैसे ज़्यादातर यही होता है कि जब पेशाब आ जाता है तो दस्त दस्त में पानी आना, जो पानी की मकदार जो होती है, पतले दस्त जो होते हैं उनमें गाढ़ापन आने लगता है और वो सॉलिड की तरफ धीरे धीरे जाते हैं। फिर उतना ज़्यादा पानी पेशाब से पेशाब आने लगता है और दस्तों में जो पानी आ रहा था वो आपका ख़त्म हो जाता है। तो दस्त जो होते हैं वो एकदम से नहीं रुकते हैं, ना ही उन्हें एकदम से कोई भी दवा देकर रोकना चाहिए। डॉक्टर भी दस्त रोकने की दवा नहीं देते हैं, वो सिर्फ डिहाइड्रेशन को दूर करते हैं। या तो कोई इलेक्ट्रोलाइट का पानी वगैरह दे देते हैं वो, अगर मतलब थोड़ा कम सीरियस कोई मैटर है, और अगर सीरियस मैटर है तो फिर वो ड्रिप लगाते हैं। मेन मकसद जो होता है वो पानी और मिनरल्स की कमी को पूरा करना होता है, ना कि दस्त को रोकना। दस्त तो थोड़ी टाइम बाद जब बच्चे में मिनरल्स की कमी पूरी हो जाती है तो वो रुक ही जाते हैं। तो धीरे धीरे 24 घंटे के बाद दस्तों में भी कमी आएगी और थोड़ा गाढ़ापन भी आएगा, मतलब पॉटी जो है थोड़ी जो है सॉलिड हो जाएगी। पूरी तरह से पॉटी को सॉलिड होने में और दस्त रुकने में 1 हफ्ता भी, यानी कि 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं।
तो जैसे ही बच्चा थोड़ा सा ठीक हो जाए और थोड़ा सा खाना खाने लगे और तो उसको आप पतली पतली खिचड़ी दे सकते हो, सूप दे सकते हो, सूप में झींगे वगैरह डाल के दे सकते हो, जिससे कि वो जल्दी से अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल आए। झींगे ऐसे भी बच्चे खा लेते हैं थोड़े से तेल। मैंने झींगे की रेसिपी दे रखी है किस तरह बनानी है। थोड़ी सी हल्दी और एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी अगर बच्चा खाता है मिर्च तो एक चुटकी मिर्च भी ले सकते हैं, और वो डाल के अगर और ज़रा सा नमक, फैट या घी, अगर फैट है तो फैट में, वरना थोड़ा सा देसी घी लो और उसमें हल्के से फ्राई करके बच्चे को दो तो बच्चे बहुत मज़े से खा लेते हैं। अच्छा, झींगे में भी जिंक अच्छी मकदार में होता है, तो झींगे बहुत बच्चे शौक से खाते भी हैं, और झींगे आप दे सकते हो बच्चे को, बुखार हो या फिर दस्त हो तो वो उसको रिकवर होने में बहुत हेल्प करता है। और साथ में अगर बच्चा खाता है तो थोड़ी सी आप उसको पेट भरने के लिए पतली पतली खिचड़ी भी बना के दे सकते हो देसी घी डाल के, तो वो भी फ़ायदा करेगी बच्चे को, पेट भी भरेगा उसका। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जब तक बच्चा अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ जाता है तो ब्रेड वगैरह ना दें आप बच्चे को। ब्रेड वैसे भी नहीं देना चाहिए, और कोशिश करें बच्चों को गेहूं की चीज़ें कम से कम ही दें। चावल एक बार को फिर भी नुकसान इतना नहीं करते हैं, गेहूं और ख़ास तौर से ब्रेड बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, रोटी ब्रेड, ख़ास तौर से अगर बच्चा बीमारी में है तो और ज़्यादा। तो कोशिश करें कि बीमार है बच्चा तो उसको चावल ही दें, पतली पतली खिचड़ी बना लें, उसमें देसी घी डाल के वो दें, बच्चे शौक से खाते भी हैं और वो नुकसान भी नहीं करती है। और ये कोशिश करें, और कोशिश यही करनी चाहिए कि अनाज कम दें, प्रोटीन और फैट ज़्यादा दें बच्चे को, जिससे कि अनाज जितना कम खाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो प्रोटीन के लिए आप सूप दे सकते हो, और फिर भी अगर बच्चा मांगता है तो थोड़ी सी खिचड़ी दे सकते हो पतली वाली उसको बना के। तो ये टॉपिक कवर हो चुका है हमारा। हालांकि कई चीज़ें मैंने कई बार इसमें रिपीट भी करी हैं, डबल डबल या फिर 3 बार, जिससे कि आपके जहन में अच्छी तरीके से समा सके कि बुखार हो जाए या फिर दस्त हो बच्चे को आपको किस तरह से हैंडल करना है। तो मैं उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। अच्छा, दस्त के दौरान आप बच्चों को एक चीज़ और दे सकते हो खाने में, चावल का पानी। पके हुए चावल का जो पानी होता है, जैसे चावल जो उबालते हैं तो उसमें जो पानी बनता है, माड़ जिसे कहते हैं, वो दे सकते हो आप, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के। तो एक तो वो बच्चे बहुत शौक से पी लेते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। दूसरा, बच्चे का पेट भरता है, और वो इतना हल्का होता है कि बच्चे को डाइजेस्ट हो जाता है इजीली। और तीसरी बात ये है कि ये चीज़ जो होती है माड़ का पानी, ये बच्चों को दस्त को बांधने में बहुत हेल्प करता है। मतलब जैसे ही आप 2-3 बार दे दोगे ना, बहुत ज़्यादा नहीं दो, मतलब सूप भी दो, एक बार सूप दे दिया, एक बार ये माड़ का पानी दे दिया, इस तरह से एक बार इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, ऐसे कर सकते हो। तो ये जो माड़ का पानी होता है ये उसके दस्त को मतलब सॉलिड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप दिन में 1 या 2 बार ये दे सकते हो।